गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? हेलो, नमस्कार जी, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, ठीक हो? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी भाई बंधु साथी संगी जो भी हैं, जो आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है, मौका है। क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को करवाए जाते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइए, आप लोगों की हिस्ट्री के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है? क्या आप लोगों के अंदर अब एक कॉन्फिडेंस बन रहा है कि हम जो हैं वो हिस्ट्री के अंदर हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, और अगर हमारे सामने एग्ज़ाम आता है, पेपर आता है, तो हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, ठीक हो? चलिए सेशन की शुरुआत करें। ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को पता है, हमेशा एक ही बात कहती हूँ, क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपके हैं। आप सभी को पता है कि कुछ दिन से हम केबीसी का गेम खेल रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन होती है, क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। स्मार्ट बोर्ड जी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपको इसका क्वेश्चन का देखना है और इसके 4 ऑप्शन देखने हैं और आपको इनका आंसर बताना है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य पाया जाता है। भारत विच चांदी दे सब ते पुराने सबूत इस विच पाए जाते हैं। हाँ जी, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत मतलब कि कैलोथिक कल्चर एंड वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट मतलब वैदिक ग्रंथों में, और सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स में। मतलब कि हमें ये बताना है कि भारत के अंदर जो चांदी के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पहले कहां से मिले हैं। चांदी का जो एग्जाम्पल, चांदी, सिल्वर, बात समझ में आई? तो ये जो है वो सिल्वर जो है वो हमें सबसे पहले कहां से मिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखे गए हैं, आपको बताना है इसका आंसर है। आपके पास 2 लाइफलाइन, आप सभी को पता है, 50-50 एंड ऑडियंस पोल आप खुद ही हैं, 50-50 मैं हूं। चलो, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे देती हूँ। तो बताइए इसका आंसर क्या है कि सबसे पहले भारत में चांदी का जो पहला साक्ष्य था वो कहाँ पाया गया था। ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी वाले हैं जल्दी जल्दी हैंड रेज करो कि हाँ हम ऑप्शन डी वाले हैं, हैंड्स अप करो। और कोई जो ए वाला है वो भी हैंड्स अप करो, जो बी वाले हैं वो भी हैंड्स अप। मतलब कि आप ऑप्शन आगे लिख दो कि हमारा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि जो चांदी के पंचमार्क सिक्के थे वो हमें कहाँ मिलते हैं? मौर्य पीरियड में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हमें मौर्य पीरियड में मिलते हैं। वैदिक जो ग्रंथ है वहाँ पे हमें चांदी के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। हालांकि जो अथर्ववेद है उसमें हमें चांदी के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या दी गई? मेडिसिन दी गई हैं, और मेडिसिन के अंदर चांदी का यूज किया गया है। क्लियर? लेकिन आप देखिए पश्चिमी भारत की जो ताम्र मतलब क्या होता है? कॉपर जो अपने आप ही बता रहा है कि यहाँ पर हमें चांदी का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारे देश में सिविलाइजेशन आया था, जो हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, जो हमारे देश में हड़प्पा संस्कृति आई थी, उसके अंदर हमें चांदी का क्या मिलता है? पहला एग्जाम्पल मिलता है। क्योंकि यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? साइट है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें एक चांदी का क्या मिला? बर्तन मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखने से लग रहा होगा कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है, हमें नहीं आता, और टफ क्वेश्चन तभी होता है जब हमें नहीं आता है। अगर आप लोग इसको कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, वहां से हमें क्या मिला है? एक बर्तन मिला है, और ये जो बर्तन है वो कैसा है? चांदी का है। क्या है? चांदी का है। इस वजह से हम बता सकते हैं कि चांदी का पहला एग्जाम्पल या एविडेंस हमें कहां से मिलता है? हड़प्पा से। और हड़प्पा में हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या मैं ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दूं? पक्का? तो हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। क्या हम सही हैं? क्या हम सही हैं? पक्का? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने उसको जीत लिया है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको एक मैसेज किया था कि जो डर होता है वो हमारे सिर्फ दिमाग में होता है। अगर ये डर जो है वो हमारे दिमाग से निकल जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक कुछ भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं होती, डर के आगे दर्द होता है। डर के आगे जीत नहीं होती, डर के आगे दर्द होता है। अरे जब हम दर्द में जिएंगे तभी तो हमारी जीत होगी। तो इसी तरह से मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि डरना छोड़ दो, कि आप लोगों के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, कि यार ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश बाय विच रूलर इन इंडिया? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि भारत में प्रथम पहला एम्पायर की स्थापना किस शासक, जिसे हम हिस्टोरिक एम्पायर कहते हैं, जिसे हम ऐतिहासिक एम्पायर कहते हैं, उस साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी? क्या वो अशोक ने की थी? क्या वो कनिष्क ने की थी? क्या वो चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी? विक्रमादित्य ने की थी? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो मुझे आप बताइए, अगर हम प्राचीन भारत के अंदर, एशियन इंडिया के अंदर हम एम्पायर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कौन सा एम्पायर आया? मौर्य एम्पायर आया। कौन सा आया? मौर्य एम्पायर आया। उसके बाद हम देखते हैं तो कुषाण आते हैं। कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। और उसके बाद कौन आते हैं? गुप्त आते हैं। कौन आते हैं? हालांकि इसके बीच में भी कुछ आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आया? मौर्य आया। उसके बाद कौन आया? कुषाण आया। और उसके बाद कौन आया? गुप्त आया। आपसे क्या पूछा गया कि भारत में पहला साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एम्पायर कौन सा है? मौर्य है। और मौर्य में फर्स्ट राजा कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। कुषाणों में कौन था? वो अलग बात है, कनिष्क आया था, विमक्कड़ फीसिस आ जाता है। और गुप्तों में कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। चंद्रगुप्त फर्स्ट था। आपसे क्या पूछा गया? फर्स्ट एम्पायर पूछा गया। तो आप ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, क्योंकि जो अशोक है वो चंद्रगुप्त का क्या है? पोता है, जो बाद में आता है, जो बाद में आता है। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अशोक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आता है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का है, तो ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि मौर्य के बाद में कुषाण आते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो आता है वो किस में आता है? गुप्तों में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को हराया था और मगध में मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हम सही हैं? क्या हम सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। पक्का कॉन्फिडेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इसकी स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पूछते हैं कि क्या ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए को प्लीज लॉक कर दिया जाए कि हम सही हैं या नहीं। तो स्मार्ट बोर्ड जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। यस 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 यस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आया? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the name of the कलहन बुक? बहुत ही इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the name of the कलहन बुक? कलहन की बुक का नाम क्या है? स्टूडेंट मुझे आप लोग बताइए, ये जो इंडिका बुक लिखी हुई है ये किसकी है? इंडिका जो बुक है वो किसकी है? कौन सा राइटर है इसका? इंडिका का राइटर कौन है? जिसने बताया था कि जो भारत के लोग होते हैं उनकी मूछें इतनी बड़ी होती हैं कि वो रात को उसको फोल्ड करके सोते हैं, उनके कान इतने बड़े होते हैं कि रात को वो इसी के अंदर सोते हैं। याद है? मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, मैक्सनीज जिसने बताया था कि इनके जो नाक होते हैं वो कुत्ते की तरह होते हैं। हालांकि हमारे कहते हैं कि पुरुष बंदरों की तरह थे, लेकिन इसने तो अपनी राग नहीं गा रखी थी। ये कहता है कि भाई
जो भारतीयों की जो नाक थी वो कुत्तों की तरह थी। क्या थी हमारी नाक? बस एक बात है, स्मेल करने के मामले में तो हमारी नाक कुत्तों की तरह होती है। हम दूर से पहचान लेते हैं कि आज किसी घर पे कुछ बन रहा है। पता चलता है कि नहीं होता? हम खुद ही कहते हैं ना घर में, मम्मी आज किसी घर पे कुछ बन रहा है ना, तो मम्मी पूछती क्यों? क्योंकि मेरे को खुशबू आ रही है, मेरे को स्मेल आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है। आती कि नहीं है? तो हमारी नाक क्या है कि नहीं है? आगे मैं बोलना नहीं चाहती, है कि नहीं है? नहीं है। सोच लो, जिसको स्मेल ज़्यादा आती है ना, तो आप सोच लो आपकी नाक किस तरह की है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अब देखो, कलहन की बुक का नाम क्या है? कलहन की बुक पूछी है कि कलहन किसकी बुक है? तो कलहन जो है उसने एक बुक लिखी थी। कलहन एक राइटर है, उसने एक बुक लिखी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को पता है जो अर्थशास्त्र है वो किसकी है? कौटिल्य की है। किसकी है? कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र जो है वो किसकी है? कौटिल्य की है। इंडिका जो है वो किसकी है? मैक्सनिस की है। किसकी है? मैक्सनिस की। इंडिका जो है वो किसकी है? मैक्सनिस की है। पुराण जो है वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है। पुराण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। बच्चा क्या? राजतरंगिणी। कलहन की बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, जिससे हमें कश्मीर के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये भारत का पहला ऐतिहासिक क्या था? ये ग्रंथ था जिसके अंदर सीक्वेंस में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मैं आपको स्टूडेंट आप सभी को एक नई बात बताऊं, भारत का पहला ऐतिहासिक हिस्टोरिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो कौन सा है? कलहन की राजतरंगिणी, जहां से हमें कश्मीर के इतिहास की सीक्वेंस में जानकारी मिलती है, काल क्रम के अकॉर्डिंग जानकारी मिलती है कि पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। तो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? कलहन की राजतरंगिणी, जहां से हमें कश्मीर के बारे में क्या मिलती है? जानकारी। ठंडी ठंडी वादियाँ, अच्छा शहर, भारत का स्वर्ग जिसे हम कश्मीर। गए हो कभी घूमने कश्मीर? कभी गए हो कश्मीर घूमने? तो जरूर जाइएगा। कहते हैं भारत का स्वर्ग वहाँ पे बसता है। तो कश्मीर, जहाँ से हमें कश्मीर जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही? देखिए स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ। कई बार मैं भी गलत हो सकती हूँ कि नहीं? हो सकती हूँ। मैं भी इंसान हूँ यार, मुझ में भी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ। कश्मीर की जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। और राजतरंगिणी जिसकी रचना किसने की है? जिसे किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था। किसने लिखा था? कलहन ने। क्लियर? बात समझ में? अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की है। मैक्सनिस इसकी क्या है? इंडिका है। पुराण किसकी है? ब्राह्मण ग्रंथ है। टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। क्लियर? आगे बढ़े? क्लियर है? आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट बोर्ड जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए प्लीज। आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कि who was the ruler of देवगिरी at the time of the अलाउद्दीन खिलजी इन्वेंशन? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी दा राजा केड़ा सी? अलाउद्दीन खिलजी दे हमले समय देवगिरी दा शासक कौन सी? हाँ जी दसो। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव सेकंड एंड मलिक काफूर एंड राणा रतन सिंह। हाँ जी बताइए जल्दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल सही ऑनलाइन, हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो मैंने आपको एक ट्रिक भी करवाई थी। देव मतलब क्या होते हैं? भगवान। और भगवान कौन है? हमारे राम है। राम आएंगे ऐसे कहते हैं ना, राम आएंगे। तो वही जो देवगिरी के जो राजा हैं वो कौन है? रामचंद्र है। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, राणा रतन सिंह कौन था? चित्तौड़ का राजा था। कौन था? चित्तौड़ का राजा था। राणा रतन सिंह ये वही चित्तौड़ का राजा है जिसकी पत्नी पद्मनी को लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतने पापड़ बेले थे कि नहीं बेले थे? तो ये वही चित्तौड़ है जहां का राजा कौन था? रतन सिंह था। मलिक काफूर आप सभी को पता है वो क्या था? हिंजड़ा था। जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? कौन था? हिंजड़ा था। कौन था? हिंजड़ा जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्या था? एक हिंजड़ा था, हिंदू जाति का। और इसने अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था? सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? ये सेनापति था। क्लियर? बात समझ में आई? अगर हम प्रताप रुद्रदेव की बात करते हैं तो प्रताप रुद्रदेव कहाँ का शासक था? ये शासक था वारंगल का। कहाँ का था? वारंगल का काकतीय वंश। कहाँ का राजा था ये? वारंगल का।
प्रताप रुद्रदेव सेकंड कहाँ का था? वारंगल का। ये वही राजा है जिसने अपने साइज की क्या बनाई थी? एक सोने की मूर्ति बनवाई थी। उस सोने की मूर्ति के अंदर जो हाथ थे उनमें जंजीरें बंधवाई थी, और उसी सोने की मूर्ति के अंदर क्या था? कोहिनूर का हीरा था, जो कहाँ पे चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव सेकंड, इसने अपने साइज की क्या, अपने आकार की, अपने आदमकद जिसे हम कहते हैं, उसकी एक मूर्ति बनवाई थी। उसके अंदर क्या थी? जंजीरें बंधी हुई थी, ताकि वो दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि मैं जो है मैं जंजीरों में बंधा हूँ और मैं आपको क्या करता हूँ? समर्पित करता हूँ। मतलब मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ? समझौता, संधि, ट्रीटी करना चाहता हूँ। बात समझ में आई? और रामचंद्र देव कौन है? देवगिरी का राजा है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 2 बार आक्रमण किया है। एक किया था 1294 में, 1294 में, जब कौन था? खिलजी वंश का राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। बात समझ में आ रही है कि जब जलालुद्दीन खिलजी राजा था खिलजी वंश का, उस टाइम पे जब अलाउद्दीन खिलजी इसके अंडर में काम करता था, तब उसने देवगिरी पर क्या किया था? अटैक किया था। कब? 1294 में। अगर हम बात करते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बन जाता है, उसके बाद देवगिरी पर कब अटैक करता है? 1306 और 7 में। क्लियर? बात समझ में आई? तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था? 1294 में। और जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बन गया तो उसने देवगिरी पर कब किया था? 1306-7 में। और आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, दक्षिण भारत के अंदर, साउथ के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के अंदर पहली बार एक मुस्लिम ने आक्रमण किया था, एक मुसलमान ने हमला किया था। वो कब किया था? 1294 में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहां पे किया था? देवगिरी पर। और उस टाइम में भारत का राजा कौन था? मतलब खिलजी वंश का राजा कौन था? तो वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। क्लियर? बात समझ में आई? जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया, उसके बाद जब उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, तब वो कब किया था? 1306-7 में। क्लियर? बात समझ में? तो देवगिरी का राजा कौन था? दोनों ही टाइम, जब इसने 1294 किया था उस टाइम पे भी देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था, और जब इसने 1306-7 में किया था तभी भी देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था। अगर याद नहीं रहता तो याद रखना, देव मतलब होता है भगवान, और भगवान का मतलब क्या है? भगवान राम। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या यहां तक क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following ruler had the first assumed the title of the Hazrat Ala and the afterward Sultan? हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि इसमें से which of the following ruler at the first, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? एटला शासक विचों किसने पहला हजरत आला ਅਤੇ बाद भी सुल्तान दा खिताब धारण किया सी? हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने मिडावल हिस्ट्री ध्यान से की है तो। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आप सभी को पहले मैं एक चीज बता दूं, हजरत आला एक तरह का टाइटल है जो शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? जब शेरशाह सूरी ने बंगाल के राजा नुसरत शाह को, किसको? नुसरत शाह को जब हराया था, किसको हराया था? नुसरत शाह को। जब शेरशाह सूरी ने बंगाल के राजा नुसरत शाह को हराया था तो उसके बाद में उसने हजरत आला का टाइटल लिया था। मेरी बात समझ में आ रही है कि शेरशाह सूरी ने जब बंगाल के राजा नुसरत शाह को हराया तो किसका टाइटल लिया? हजरत आला। लेकिन अब क्वेश्चन आगे क्या बनता है कि बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की, तो आप याद कीजिए कि शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था, किसके युद्ध में हराया था? कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में हराया था। कब? 1540 में। 1540 में जो लास्ट युद्ध था हुमायूं का, उस टाइम पे भारत में, क्योंकि उसके बाद हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया था, तो कन्नौज के युद्ध में जब हुमायूं को हराया गया था, हुमायूं को बाहर निकाल गया था, इसके बाद जब शेरशाह सूरी भारत का बादशाह बन गया था तो उसने क्या लिया था? सुल्तान का टाइटल लिया था कि मैं क्या हूं? भारत का सुल्तान हूं। क्लियर? बात समझ में आई? तो शेरशाह सूरी व्यक्ति ऐसा था जिसने बंगाल के राजा नुसरत शाह को हराया, हजरत आला का टाइटल लिया, उसके बाद हुमायूं को हराया,
आया और सुल्तान का क्या लिया था, टाइटल लिया था। तो वो कौन है, शेरशाह सूरी। कौन है, शेरशाह सूरी है। इस्लाम शाह सूरी जो है उसके बारे में हम कुछ खास बात नहीं करते हैं। शेरशाह सूरी का बेटा है इस्लाम शाह सूरी, जिसने क्या किया था, डेसिमल सिस्टम को लागू किया था। जो हम टॉपिक करते हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छा डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी के बारे में आपको पता ही है कि इसने आगरा को क्या किया था, आगरा की स्थापना की थी और इसको क्या बनाया था, अपनी कैपिटल बनाया था। क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। बहलोल लोदी जो लोदी वंश का क्या है, संस्थापक है। लोदी एक तरह के अफगानी हैं और सूरी भी क्या है, अफगानी है। यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन निकल के आता है कि फर्स्ट अफगान राज्य की, फर्स्ट अफगान एम्पायर की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी, लोदियों ने की थी। अगर क्वेश्चन आता है सेकंड अफगान एम्पायर की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी, सूरियों ने, क्योंकि सूरी भी क्या थे, अफगान थे। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी इसका आंसर नहीं है। लोदी जो है बहलोल लोदी वंश का संस्थापक है। सिकंदर लोदी जिसने आगरा को बनाया था। इस्लाम शाह सूरी जिसने डेसिमल सिस्टम को लागू किया था, किसके अंदर, आर्मी के अंदर। क्लियर, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये वही शेरशाह सूरी है जिसने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, पटना कहा था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अबुल फजल डेथ वाज कॉज्ड बाय, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सभी को शायद इसके आंसर पता भी होगा कि अबुल फजल की हत्या किसने करवाई। वो कहते हैं ना सुपारी देते हैं, तो अबुल फजल की हत्या की सुपारी, मतलब कि मारने की सुपारी किसने दी थी और किसको दी थी, मुझे बताइए आप लोग इसका आंसर। कि अबुल फजल का नाम सुना हुआ है, जिसने जो अकबर के दरबार में था, जिसने अकबरनामा लिखी थी। क्या लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी। तो मुझे आप ये बताइए कि अबुल फजल को मारने की खबर किसने दी थी, मारने की सुपारी किसने दी थी। सीधा सा क्वेश्चन यही बनता है कि अबुल फजल को मारने की सुपारी किसने दी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंस सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना, प्रिंस मुराद और डैनियल। हाँ जी बताइए। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो जहांगीर जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं, उसको अबुल फजल पे थोड़ा सा शक था कि कहीं ये मुझे गद्दी से हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कुर्सी से हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस वजह से सलीम ने क्या किया, उसके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला उसको क्या दे दी, सुपारी दे दी कि जाओ और तुम किसको मार के आओ, अबुल फजल को मार के आओ। तो प्रिंस सलीम के कहने पर, मतलब जहांगीर के कहने पर, वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दी, अबुल फजल की हत्या कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वही अबुल फजल है जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये वही अबुल फजल है जिसने अकबरनामा की क्या की थी, रचना की थी। ये वही अबुल फजल है जिसने आईने अकबरी की क्या की थी, रचना की थी। बात समझ में आ रही है। तो अबुल फजल को किसने मरवाया था, सलीम ने, जहांगीर ने मरवाया था। और ये सुपारी किसको दी थी, वीर सिंह बुंदेला को दी थी। किसको दी थी, वीर सिंह बुंदेला को दी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है, आप अपने जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, या फिर आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद रितु मैम, वहाँ पे जाइए, चैट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डाउटेबल है, आप हमें समझा दीजिए, मैं आप लोगों को उसी टाइम समझा दूंगी। क्लियर, बात समझ में आई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was the ruler of Delhi at the time of the Battle of the Buxar? बक्सर का युद्ध आप सभी ने सुना हुआ है। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार के कौन से जिले में, बिहार के कौन से जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर कहाँ पे है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, आरा जिले में है, बिहार के मुजफ्फरपुर के आरा गांव में है। कहाँ पे, आरा गांव में है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 को हुआ था। अब पूछा क्या गया है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मीर कासिम और किसके बीच में हुआ था, क्लाइव के बीच में हुआ था। और अंग्रेज अधिकारी कौन था, हेक्टर मुनरो था। लेकिन मीर कासिम का
साथ किसने दिया था? मुगल राजा ने दिया था। तो उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? तो वो कौन था मुगल बादशाह? क्या वो औरंगजेब था? क्या वो शाह आलम फर्स्ट था? क्या वो बहादुर शाह जफर था? क्या वो शाह आलम सेकंड था? तो आप सभी को बता दूं, औरंगजेब की डेथ तो 1707 में ही हो चुकी है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये शाह आलम फर्स्ट जिसे हम बहादुर शाह कहते हैं, ये भी नहीं है। बहादुर शाह जफर ये जो है वो 1857 की क्रांति से रिलेट है, 1857 के रिवॉल्ट से रिलेट करता है। तो बचा क्या? शाह आलम सेकंड, जो है बक्सर के युद्ध के टाइम पे क्या था? बक्सर के युद्ध के टाइम पे क्या था? मुगल बादशाह था, जिसने मीर कासिम का क्या दिया था? साथ दिया था। जिसने मीर कासिम का क्या दिया था? साथ दिया था। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में 3 लोगों की तिकड़ी बनी थी। एक तरफ था मीर कासिम, मुगल राजा शाह आलम सेकंड, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का राजा शुजाउद्दौला था। और दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज थे, मतलब कि क्लाइव था। और अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये आंसर इसका रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। 1764 में ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैयार हो सारे के सारे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्तिगत के सिद्धांत, जिसे हम लैप्स का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम हड़प का सिद्धांत कहते हैं, कि निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करो, उन्हें काल क्रम में सेट करो। देखने से लग रहा है यार इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन कैसे होएगा, कैसे होगा? देखने से लग रहा है ना, सोच रहे होगे। और सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आप याद कीजिए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी कि सितार जरा संभल कर बजाओ, सितार जरा संभल कर बजाओ, उदय को खांसी ना आ जाए। ये ट्रिक याद है? सितार जरा संभल कर बजाओ, उदय को खांसी ना आ जाए। ये वो राज्य हैं, वो स्टेट्स हैं जो डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे हम लैप्स का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम गलती का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम गोद निषेध प्रथा का सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन राज्यों को क्या किया था? हड़पा था। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको एक ट्रिक बजाई थी कि सितार जरा संभल कर बजाओ, सितार जरा संभल कर बजाओ, सितार जरा संभल कर बजाओ, उदय को खांसी ना आ जाए, उदय को खांसी ना आ जाए। क्लियर? तो क्या था? सितार का मतलब क्या था? सतारा। सितार का मतलब क्या था? सतारा। जरा का मतलब क्या था? जैतपुर। जरा का मतलब क्या था? जैतपुर। संभल का मतलब क्या था? संभलपुर। क्या था? संभलपुर। ब का मतलब क्या था? बघाट। उदय का मतलब क्या था? उदयपुर। खांसी का मतलब क्या था? झांसी। ना का मतलब क्या था? नागपुर। और आ का मतलब क्या था? अवध। क्लियर? बात समझ में आई? तो याद कीजिए, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर आप लोग ये सीक्वेंस याद कर लेते हो तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सतारा है वो 1848 है, जैतपुर और संबलपुर है 1849 है, बघाट 1850 है, उदयपुर क्या है 1852 है, झांसी 1853 है और नागपुर 1854 है। बात समझ में आई? समझ में आया? तो देखिए, अब ऑप्शन में क्या दिया आपको? कालक्रम में, क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सतारा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैतपुर संबलपुर नहीं दिया हुआ, बात खत्म होगी। फिर क्या आता है? बघाट आया हुआ है, बघाट यहाँ पे उसके बाद में है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखिए, बघाट के बाद में क्या है? उदयपुर है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद क्या है? झांसी है, यहाँ पे झांसी है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 1 3 4 2, 1 3 4 2 देखिए कहां पे है? 1 3 4 2, 1 3 4 2 यहां पे है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर।
बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन था और आप अगर किसी भी कोई भी एग्जाम देते हो आपके ये क्वेश्चन पेपर में छपता ही छपता है। इसलिए इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लो कि सितार को जरा संभल कर बजाओ, उदय को खांसी ना आ जाए। तो ये आप लोगों का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। जो स्टूडेंट, मशहूरी आ गई भाई, ऐड आ चुकी है, जो स्टूडेंट पीएसटेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तक सोच रहे थे हम करें ना करें, तो उनके लिए अब दोबारा, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स की क्या सोच है, तो हमें पता था इस चीज़ के लिए, तो हमने दोबारा आप लोगों का एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है पीएसटेट का बैच, जो शुरू होने वाला है 11 अप्रैल से। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में दिया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040, वहां पे डायल कीजिए, आपको इस बैच से रिलेटेड सारी तरह की जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? बात समझ में आई? अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड AC512 यूज कर सकते हैं, आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Who was the commander in chief of नाना? नाना का प्रमुख सेनापति। नाना वो नाना जी नहीं, हमारे वाले नाना जी नहीं है, ये 1857 की क्रांति वाले नाना जी हैं, जिसे हम नाना साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? नाना साहब कहते हैं, जिनका असली नाम क्या है? धोधू पंत है। क्या नाम है? धोधू पंत। नाना साहेब जिनका असली नाम क्या है? धोधू पंत है। धोधू पंत है। क्या है असली नाम? धोधू पंत। नाना साहब जिनका असली नाम क्या है? धोधू पंत है, जिन्होंने क्रांति कहां से की थी? कानपुर से। कहां से की थी? कानपुर से। आपसे क्या पूछा गया है? नाना का प्रमुख सेनापति कमांडर कौन था? अजीमुल्ला खां, बिरजिस कादिर, तांत्या टोपे और इनमें से कोई नहीं। तो बिरजिस कादिर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक बच्चा था, इसका तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि ये बेगम हजरत महल जो अवध की जो रानी थी उसका बेटा था ये, जो उसने क्या लिया था? गोद लिया था। तो ये तो बात खत्म होएगी। अजीमुल्ला खां ये नाना साहब का एक एडवाइजर था, सलाहकार था। देखिए, सलाहकार और सेनापति में दोनों में फर्क होता है। तो अजीमुल्ला खां जो था वो नाना साहब का क्या था? एडवाइजर था, सलाहकार था। एडवाइजर समझते हो कि आपको मैं क्या दे रही हूँ? एडवाइस दे रही हूँ, तो मैं क्या बन गई हूँ? एडवाइजर बन गई हूँ। और बचा क्या? तांत्या टोपे, क्योंकि तांत्या टोपे जो थे, जिन्हें हम रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, जिनका असली नाम, तांत्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने क्या किया था? नाना साहब के कमांडर के रूप में, सेनापति के रूप में क्या किया था? काम किया था। बात समझ में आई? देखिए, क्वेश्चन सीधा सा बनता है, कानपुर में क्रांति किसने की थी? किसने की थी? नाना साहब ने की थी। लेकिन कानपुर के अंदर सेनापति कौन था? सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि कानपुर में क्रांति का लीडर कौन था? तो वो कौन था? नाना साहब था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये कानपुर में क्रांति का लीडर कौन था? तो वो कौन था? नाना साहब था। अगर क्वेश्चन आते कि कानपुर में नाना साहब का सेनापति या कानपुर में क्रांति को संभालने वाला सेनापति कौन था? तो वो कौन था? तांत्या टोपे था। क्योंकि सिर्फ नाना साहब तो क्या थे? वो लीडर थे, लेकिन सेनापति के रूप में काम किसने किया था? तांत्या टोपे ने, जिसका नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। इसने क्रांति की लीडरशिप कहां से की थी? ग्वालियर से। कहां से की थी? ग्वालियर से। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्वालियर में क्रांति का लीडर कौन था, तो वो कौन था? तांत्या टोपे था। बात समझ में आ रही है ना कि ग्वालियर में क्रांति का लीडर कौन था? तो वो कौन था? तांत्या टोपे था। लेकिन कानपुर में क्रांति को संभालने वाला व्यक्ति कौन था? सेनापति कौन था? तो वो कौन था? तांत्या टोपे था। और नाना साहब का क्या था? ये सेनापति था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तांत्या टोपे का असली नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? धोधू पंत है। इन्होंने कानपुर से क्या की थी? क्रांति को संभाला था। नाना साहब के जो एडवाइजर थे वो कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक?
क्लियर हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आज के सेशन में करवाए गए हैं। अगर किसी के गलत हुए तो भी कोई बात नहीं, आपको कुछ नया सीखने को ही मिला है। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, हरिजन वाज स्टार्टेड बाय, हरिजन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। हरिजनों को पहले क्या कहा जाता था? दलित कहा जाता। दलित का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट वाले, लोअर कास्ट वाले। तो दलित, पहले ये वर्ड दलित यूज किया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं दलित वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो दलित हैं, क्योंकि पहले क्या थे, छुआछूत की भावना बहुत थी पहले। तो आप सभी को पता है, जैसे पहले जो शेड्यूल कास्ट वाले थे, मतलब कि जो दलित वर्ग थे, उनके साथ छुए छूत की बहुत भावना थी कि इनके खाने में बर्तन नहीं खाने, बर्तनों में खाना नहीं खाना, इनको छूना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो गांधी जी ने ही कहा सबसे पहले कि ये जो दलित हैं, इनके साथ कैसा छुआछूत, ये तो क्या है, हरिजन है। हरि मतलब क्या होता है? भगवान। जन मतलब क्या होता है? बच्चे। ये तो हरिजन है, मतलब भगवान के जन है, ये तो भगवान है, तो इनके साथ कैसा छुआछूत। तो गांधी जी ने ही सबसे पहले दलितों को क्या नाम दिया था? हरिजन नाम दिया था। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिजन किसे कहा जाता है? दलितों को कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। तिलक, आप सभी को पता है, भारत में अशांति का, अनरेस्ट का, भारत में अनरेस्ट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तिलक को कहा जाता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस का नाम क्या रखा था? कांग्रेस रखा था। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम क्या रखा था? कांग्रेस रखा था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो क्या थे? एक उदारवादी व्यक्ति थे। क्या थे? उदारवादी व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि दलितों को हरिजन नाम किसने दिया? गांधी जी ने नाम दिया। क्लियर, बात समझ? इन्होंने हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर भी निकाला था। क्लियर, बात समझ में आई? इसी के साथ यूजीसी नेट का जो बैच है वो शुरू हो चुका है। ये एक रिकॉर्डेड बैच है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जल्दी ही एग्जाम है आप लोगों का। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। इसके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से है, लेकिन इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं AC512 तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आए? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग जो है क्लास में इतना, मतलब देखिए, आप लोग वक्त निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये वक्त आप अपने लिए निकालते हैं, मेरे लिए नहीं निकालते हैं, आप अपने लिए निकालते हैं, क्योंकि इससे यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्लियर, बात समझ में आई? इसी के साथ अगर आप लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम आपस में बात भी कर पाते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, आज़ाद रहो, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। और बस यही कहना चाहूँगी, शुभ रात्रि एंड शुभ एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।